अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। भारत की अंजू फातिमा हो गई, इस्लाम कबूल कर लिया। दीरबाला के नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद अंजू ने इस्लामी नाम फातिमा रख लिया। मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, असल अद्वियात ना होने से जाली और स्मगल शुदा मेडिसिन मार्केट में सप्लाई होने लगी। और पंजाब के मुतादिद अजला में सैलाब का खतरा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चिनाब और रावी में भी सैलाब। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। ज़िशान, आपने सुना होगा कि फन और मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। सुना है आपने? फ़न और मौसीकी की सरहद बिल्कुल नहीं होती, और मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ गया हूँ। मोहब्बत की भी कोई सरहद नहीं होती, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम बहुत अरसे के बाद एक ऐसी खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं जिसमें दो दिलों के मिलन की बात है। पॉजिटिव खबर है, क्योंकि मोहब्बत तो ना सरहदों की पहचान रखती है और ना ही किसी कौमियत को। इंटरनेट के जरिए मोहब्बतें भी जारी हैं और दियारे गैर में सरहदें उबूर करके मोहब्बत की कामयाबी का सफर भी। मोहब्बत का ये सफर किसको कामयाब करता है और किसे नाकाम, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत से आई अंजू नामी लड़की ने पाकिस्तानी लड़के नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। निकाह KP में दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ, जबकि अंजू ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि उसका इस्लामी नाम अब फातिमा है। 35 साल अंजू नामी भारतीय खातून का कहना है कि नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। पुलिस के मुताबिक अंजू कानूनी तौर पर विजिट वीजे पर पाकिस्तान आई है। DPO परदीर मुश्ताक अहमद के मुताबिक भारतीय लड़की के पास मुकम्मल सफरी दस्तावेजात मौजूद हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर रहे हैं। शादी के बाद नौब्याहता जोड़े ने दीरबाला के सयाहती मकामात लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई। मौसम से लुत्फानंदोज भी हुए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की बात करें तो उसके मुताबिक अंजू के शौहर अरविंद अपनी अहलिया अंजू की वापसी के मुंतजिर हैं। अंजू नामी खातून 22 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपरदीर पहुंची थी, जहां वो अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्लाह खान के घर बतौर मेहमान रिहाइश पजीर हैं। बिल्कुल। और भारतीय मीडिया के मुताबिक अंजू ने अपने शौहर अरविंद को बताया था कि वो रियासत राजस्थान के शहर जयपुर जा रही हैं। ताहम इतवार के रोज अरविंद को मीडिया के जरिए इल्म हुआ कि उनकी अहलिया बॉर्डर के पार जा चुकी हैं। अरविंद ने बताया कि उनकी अहलिया का उनसे व्हाट्सएप के जरिए राबिता था और इतवार की शाम 4 बजे उन्होंने बताया कि वो लाहौर में हैं और 2 से 3 दिनों बाद वापस आ जाएंगी। जबकि अरविंद से अंजू के पाकिस्तान में दोस्त के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का इल्म था और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी अहलिया इनके पास वापस आ जाएं। तो ये अंजू की कहानी थी, जो कि अब फातिमा बन चुकी हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा, वक्त ही बताएगा कि इनकी मोहब्बत जो है वो कामयाब होती है या फिर नाकाम होती है। तो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी साहिबा, जो कि चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स लाहौर बार एसोसिएशन और माहिर कानून भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्बरीन साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक। जैसा कि आप भी इस स्टोरी से वाकिफ होंगी कि अंजू जो हैं कि वो पाकिस्तान पहुंची हैं और एक पाकिस्तानी लड़के से उन्होंने शादी की है और तमाम तर तहकीकात के बाद साबित हुआ है कि उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लीगल हैं। तो अब अंजू ने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली है, तो अब अंजू की जो लीगल आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान में क्या है? अभी भी डिस्पाइट कि उन्होंने कन्वर्जन की है और रिवर्जन इनफैक्ट रिवर्ट करते हैं इस्लाम को, तो इसके बावजूद उनका जो लीगल स्टेटस है वो वही है कि 30 डेज उनका वीज़ा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ये विजिट वीज़ा है और वही रहेगा। एट मोस्ट वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, मगर वो फिर ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको टेकअप करेंगे। बट इवेंचुअली क्योंकि उन्होंने अब शादी कर ली है और एक्सेप्ट कर लिया है और उनको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसमें आपकी रिनाउंसिंग ऑफ सिटीजनशिप है कि इंडियन जो नेशनैलिटी है उसको गिव अवे करना पड़ेगा और फिर पाकिस्तानी जो नेशनैलिटी है वो लेनी पड़ेगी। मगर वो सारा कुछ जो है वो उनकी इंडिविजुअल जो प्रेफरेंस है उस पे अप्लाई करेगा कि वो इससे आगे कैसे जाएंगी, स्पेशली जिस जगह पे वो हैं वहाँ पे, क्योंकि वो पश्तून का इलाका है और हर चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो वो सारा आई थिंक मद्देनज़र देख के उनकी सिक्योरिटी और उनकी जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़,
उसको डेफिनेटली वो उस तरीके से प्रोसीड करेंगे। बेशर साहबा, ये इंडियन नेशनैलिटी को गिव अप करना और उसके बाद पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना, कितना ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होगा, और क्या इसमें और भी कोई लीगैलिटीज़ हैं जो कि सामने आएंगी, क्योंकि उनके जो अब शौहर हैं वो तो पाकिस्तानी शहरी हैं, तो इसमें क्या ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मज़ीद सामने आ सकती हैं? हमने जितने केसेस किए हैं, मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे कुछ फॉरेनर्स हैं जिन्होंने इंडिया की नेशनैलिटी ली है या पाकिस्तानी, ये वन ऑफ अ काइंड होगा या ज़्यादा जिसके ऊपर सोशल मीडिया और आपका मीडिया इसको फॉलो करेगा, जहाँ पे एक इंडियन नेशनल जो है अपनी नेशनैलिटी जो गिव अवे करके पाकिस्तानी सिटीजनशिप जो है पाकिस्तान सिटीजन एक्ट के अंडर रिक्वेस्ट करेगी। ये सारा लाइक मैंने पहले भी बोला कि ये आपकी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब जी। वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे, जैसे कि इनके केस में कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने शादी कर ली है और अब उनके जो हस्बैंड हैं वो पाकिस्तानी नेशनल है। इन सारी चीज़ों को देख के और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और बाकी जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अगर पूरी हो जाती हैं, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको नेशनैलिटी जो है वो उनको दे देंगे। अच्छा अमरीन, अब भी इस हवाले से काफ़ी तज़ब्ज़ुब है, क्योंकि जो अरविंद, जो अंजू के पहले शौहर हैं, उनका कहना है कि वो उनके साथ शादी में थी और उनको बता के नहीं गई कि वो पाकिस्तान जा रही हैं और वहाँ जाकर एक लड़के से उन्होंने शादी कर ली है। अगर अरविंद कोई कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करते हैं तो उस नतीजे में क्या पेशरफ्त हो सकती है? इंडिया का जो कानून है और इंडिया की जो ज्यूरिसडिक्शन बनती है, उसका जो ऑर्डर आता है, यानी कि वो अगर करता भी है, केस फाइल कर देता है वहाँ पे और डिसीजन आ जाती है उस पे, उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारी अदालतों में या हमारे डे टू डे प्रोसीजर्स में, तो उसका बड़ा ही एक सिंपल आंसर है कि वो एक एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा, मगर एज़ सच कोई कंपेल नहीं कर सकता पाकिस्तानी कोर्ट्स को कि वो उस ऑर्डर को फ़ॉलो करें। सो इंडिया की अपनी ज्यूरिसडिक्शन होगी जो वो एक्सरसाइज़ करेंगे, जो अगर वो अदालत जाता है। और पाकिस्तान क्योंकि हमारा शरिया लॉ है और हमारा फैमिली एंड वॉर्स एक्ट वगैरह उस पे आ जाएगा, तो वो आई थिंक हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पाकिस्तान में ही बनेगी, स्पेशली क्योंकि वो इस वक़्त पाकिस्तान में है। जो एक्ट हुआ है ऑफ रिवर्टिंग ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम, वो पाकिस्तान में है, वो एक्सेप्ट हुआ है, और उसके बाद जो मैरिज है वो क्योंकि अदालत में है और वो भी एक्सेप्ट हो गई है। तो इंडिया का एज़ सच कोई मैटर नहीं करता कोई भी डिसीजन। बेशर साहबा, इस बारे में भी आपका एनालिसिस जानना चाहूँगा कि नो डाउट ये कहा जाता है कि जी सकाफ़त दोनों मुल्कों की एक है, लेकिन ऑब्वियसली सोशल वैल्यूज़ नॉर्म्स जो है वो काफ़ी चेंज हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसी शादियाँ किस हद तक आपके ख़्याल में कामयाब हो सकती हैं, या इन फ्यूचर क्या मुश्किलात जो है वो दरपेश हो सकती हैं ऐसी शादियों के बाद? देखें, आई थिंक अगर निकाह हुआ है तो आई रियली होप कि इंशाल्लाह ये कायम रहे। कोई भी सोर्स है ऑफ मीटिंग एक सेकेंडरी होता है, वो चीज़ इज़ अनदर थिंग, मगर अगर उनका निकाह हुआ है तो आई होप कि ये चले। क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी अगर वाया सोशल मीडिया, मगर जानने आई नो मैनी पीपल के इंडिया से आए हैं, आपके आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आके ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे शादियाँ अटेंड करते हैं फिर चले जाते हैं। सो ये तो सारा काफ़ी कल्चर है, एंड इन द एंड आई थिंक आपको राइट ऑफ लाइफ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो पाकिस्तान में एक्सेप्ट होता है और इंडिया में भी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेप्ट ठीक करती है, है। चलें, फिर आपकी right तरह of हम भी दुआगो हैं religion। कि ये रिश्ता कायम व दायम रहे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और अब सैलाबी सूरत-ए-हाल की बात करते हैं कि पंजाब के जिला सरगोदा, डीजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान सैलाब के खतरे से दो चार है। दरिया रावी और चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि पीडीएमए ने दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया सतलुज पे ढोला बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा जारी है। रावी में हेड बलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों ने मुल्क भर में 133 अफराद की जान ले ली है। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 72 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
जबकि मॉनसून का अगला स्पेल 31 जुलाई से 6 अगस्त तक जारी होगा, जिसमें फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग समेत लैंड स्लाइडिंग का खदशा बरकरार रहेगा। शोरकोट दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, दरिया से मुल्हिका इलाके की फसलें ज़ेर-ए-आब और माल मवेशी भी पानी में बह गए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खालिद शहजाद मौजूद हैं। खालिद, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट दरियाए चनाब के बंद पर, जहाँ पर नीचे दर्जे का जो सैलाब आया हुआ है उसने तबाह बर्बाद कर दिया है और उसमें जो लोगों के ज़िम्मेदारों की जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे साथ इस टाइम कोई ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। साड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, माल साड़ा भुखा मारे है, सानू कोई इमदाद मिल नहीं रही जी जनाब, सानू इमदाद मिली जावे, साड़ी फसलें पूरी तबाह हो गई हैं जी। जैसा कि आपने ज़िम्मेदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि दरिया चनाब के जो साथी बदरजबाना और हस्सू वाला है उधर नीचे दर्जे का सैलाब आया हुआ है और इनकी जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इन्होंने हुकूमत बाला से अपील किया कि हुकूमत से चाहिए कि हमारी इमदाद करे ताकि हम अपने सुख का सांस ले सकें। जी खालिद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, जो कि बता रहे थे कि फसलें ज़ेर-ए-आब आने से वहाँ के मकीन काफ़ी परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आप बात करते हैं बहावल नगर के इलाके में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है, जिससे दर्जनों एकड़ अराजी पर फसलें पानी में डूब गई हैं और ज़मीनी कटाव भी जारी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद रहमानी। राशिद, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ के मकीन क्या कहते हैं और हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के मकाम बुक्का पत्तन पर। दरिया सतलुज में इस वक्त जो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, अगर हम बात करें कि इस तरह दिनों दरिया सतलुज में 70 से 72 हज़ार पानी क्यूसी का रेला वो गुजरा था। अब मौजूदा जो सा ना जी 51 से 52 हज़ार क्यूसी पानी का वो रेला गुजर रहा है। इसी के साथ साथ दरिया सतलुज की बेल्ट में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इसी तरह मुतअद्दिद बंद टूटने की वजह से 88 से ज़ाहिद मौजा जहात हैं वो मुतासर हुए हैं। 76 हज़ार लोग भी इसमें मुतासर हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम दरियाई बेल्ट में ज़री ज़मीन की बात करें तो दरिया सतलुज में तकरीबन हज़ारों एकड़ जो अराजी फसल थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जबकि हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है तो उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई भी रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। रेस्क्यू 1112 ने तकरीबन 9 मुकामात पर रिलीफ कैंप बनाए हैं। तकरीबन 1000 से ज़ाहिद लोगों को सैलाब से ज़्यादा इलाकों से निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। जी ठीक है, बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे राशिद रहमानी हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। एक तरफ तो भारतीय आबी जारहियत है और दूसरी जानिब मॉनसून का दूसरा स्पेल है, जिसकी वजह से कई फसलें तबाह हो चुकी हैं और जो शहर हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए और फिर मजीद बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। शहदादकोट में बारिश के बायस घर की छत जमीन बोस, खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कसूर में छत गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। आरिफाला, मिंचन आबाद, रायविंड, हवेली लखा में भी मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। तुरबत में वक्फे से बारिश। ओस्ता मोहम्मद में मिठरी नहर में शिगाफ पड़ने से गंदाखा के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आपने जाना कि किन किन इलाकों में और शहरों में क्या सूरत हाल है और पानी की वजह से जो अवाम हैं वो राह तक रहे हैं कि इंतज़ामिया आए और उनके जो तमाम तर मसाइल हैं उनका हल निकाले। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली स्टोरी पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे लाड़काना डिवीजन की, जहां से गुजरने वाली नहरों में सीवरेज का पानी छोड़ा जाने लगा है और सीवरेज का जहरीला पानी न सिर्फ ज़राअत को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि पानी पीने वाले अफराद के लिए भी ये पानी मुज़र सेहत बन चुका है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल फतेह ओडो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल फतेह, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ के मकीन क्या कहते हैं?
बात की जाए लाड़काना डिवीज़न भर से मुख्तलिफ जो है केनाल वो गुजरते हैं और इन केनाल में जो सीवरेज का गंदा पानी जो छोड़ा जाता है, जो सिलसिला पिछले कई सालों से जो है जारी है। अगर बात की जाए ना सिर्फ दादू केनाल, रईस केनाल और खीतर केनाल, इनमें जो है सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा जाता है। ये जो केनालों से गुजरने वाला पानी है जो न सिर्फ ज़रूरी ज़मीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो फसलें वगैरह भी काश्त की जाती हैं, बल्कि इनको जो काफ़ी अफराद ऐसे हैं जो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस सीवरेज का गंदा पानी इस मीठे पानी में मिलकर जो है इस पानी को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से जो काफ़ी अफराद जो से पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें काफ़ी बीमारी भी फैल जाती हैं। और इन पर जो अगर कोई फसल वगैरह भी काश्त की जाती है तो उसको भी जहरीला होना और बुज़ुर्ग सेहत जो है फसल वो भी तैयार होती है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। ख़ास तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो इस मीठे पानी को जो जहरीला किया जाए, सीवरेज का पानी छोड़कर हुकूमत को चाहिए कि वो इसको जो सीवरेज का गंदा पानी है उसके निकासी के लिए मुतबादिल तरीके से कोई लाए अमल जोड़े। जो डिस्पोजल का या सीवरेज का जो गंदा पानी है जो इसमें शामिल किया जाता है उसे रोका जाए। जी। तो अब्दुल फतेह ओढ़ू हमें बता रहे थे कि सीवरेज के गंदे पानी की वजह से वहां पर बीमारियां फैल रही हैं। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, आइए वो सुनते हैं। पानी आ रहा है, इसमें जो है शहर का गंदा पानी शोर कर रहे हैं, ये पीने के काबिल भी नहीं होता और खेती बाड़ी होती है यहाँ पर। इस केनाल का पानी पीने से बीमारियाँ भी बढ़ती हैं और ये पानी बहुत दूर दूर तक जाता है। यहाँ पे जो है मीठा पानी है रेस केनाल का, उसमें जो है ये गंदा पानी छोड़ रहे हैं हज़ारों टन, उसमें ये हमारा जो मीठा पानी है वो भी बर्बाद हो रहा है। ये पानी अच्छा है, मीठा है, उसमें जो गंदा पानी डाल रहे हैं हम पीते भी हैं, हमारे खेत के भी काम आता है। हमारा अर्ज है तो इसमें ये कि किना पानी नहीं डाले। तवक्को है कि इस सिलसिले में हुकाम बाला नोटिस लेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए जो सड़कों पर मोनूमेंट्स लगाए जाते हैं। दुनिया भर में इन मोनूमेंट्स की अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है, लेकिन यहाँ पर सिलसिला बिल्कुल ही उलट है, क्योंकि यहाँ पर मोनूमेंट्स की देखभाल नहीं होती। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे वारिस बिन आजम हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस, बताइएगा कि इंतजामिया इस हवाले से क्या कहती है, मुरम्मत क्यों न की गई? साल 2010 में हैदराबाद के चौक चौराहों को खूबसूरत करने के लिए जो एक साबिक जिले नाजिम हैदराबाद है उनकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर जो है मोनूमेंट्स लगाए गए थे। लतीफाबाद के मुख्तलिफ चौक हो गए, रबीउल अव्वल चौक हो गया, हैदर चौक हो गया, गोल बिल्डिंग चौक हो गया, इसके अलावा जो दीगर चौक चौराहे वहाँ ये मोनूमेंट्स लगाए गए थे। ताकि 14 साल से जायद का अरसा हो चुका है, इन मोनूमेंट्स की किसी किस्म की कोई देखभाल ही नहीं की गई है। जो मोनूमेंट्स है वो टूट फूट का शिकार है, इनकी खूबसूरती के लगाए गए थे, लेकिन इनकी खूबसूरती खत्म होने के अब दर पे है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपने आखिरी बार कभी इसको देखा इसकी मुरम्मत होते हुए? 2010 में हुआ था, उसके बाद कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, मैंने सब बर्बाद कर दिया 2010 के बाद। जी बिल्कुल, आपने सुनी है गुफ्तगू शहरी की भी। शहरी का यही कहना है कि जब ये लगाए गए थे उसके बाद इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वहां पर मुरम्मत का काम न शुरू हो सका। इस पर अवाम क्या कहते हैं, वहां के मकीन क्या कहते हैं, आइए वो सुनते हैं। भरमार झंडे लगे हुए, उनकी कोई देखभाल नहीं, जैसे बना के समझो तो भूल जाते हैं। लाखों रुपए इस पे खर्चा भी होता है, मगर अभी बेफजूल है क्योंकि ना तो उनकी कोई मरम्मत होती है। झंडे ये जगह जगह बैनर पंफलेट ये लगाए जाते हैं, ये गलत है। ये गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये चीजें तो बनती है लेकिन बल्दिया का काम है इसकी देखभाल करना। सोच ये इस बात पर है कि हमारा जो महकमा बल्दिया है वो इसमें नाकाम हो चुका है। ना कोई सफाई सुथराई है, ना कोई इनकी देखभाल है, ना इनकी लाइटें। हमारा गवर्नमेंट को इनको चाहिए इनकी देख। इनफरादी सतह पर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मोनूमेंट्स की, ऐसी यादगारों की हिफाजत करें। बहरहाल दिन भर प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।